जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज पढ़ेंगे वैदिक काल। आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन वैदिक काल से पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो वैदिक काल से पहले आपको पता होगा, अगर आप कंटिन्यू पढ़ रहे हैं हमसे हिस्ट्री, तो आपको पता होगा मैंने इतिहास को डिटेल से समझाया था। इतिहास क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। फिर इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने उसे 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। उसने बताया था 3 भागों में कौन कौन सा था। 3 भागों में डिवाइड कर रखा है कौन कौन। एक होता है कि प्रागैतिहासिक काल, और एक होता है प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल कर सकते हैं। ठीक है, एक आदि ऐतिहासिक काल है। आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पहला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता और एक हो जाएगा वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता तो ऑलरेडी मैंने देख चुका है और पढ़ चुका है। मैंने ऑलरेडी जितने सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थल थे, उन स्थलों से क्या क्या चीज एविडेंस मिला है, क्या क्या चीजें मिली है, उसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से समझाया है मैंने। वो पूरी वीडियो पड़ी है इस चैनल पर, जाके देख सकते हैं। और आगे क्या है? आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता अब क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता यहीं से खत्म होती है और धीरे धीरे हांस की तरफ जाती है और आर्य वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो वैदिक सभ्यता को आज देखेंगे किस तरह आर्य भारत में आते हैं। और आर्य आएंगे तो जो कर्म के आधार पर था, यानी कर्म के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था थी, उसे जात के आधार पर कर देंगे, यानी उसे जन्म के आधार पर कर देंगे। यानी कर्म व्यवस्था जो क्या थी, कर्म के आधार पर था, उसे जन्म के आधार पर बना दिया जाएगा। यानी अगर कोई पंडित के घर का लड़का अगर पंडित जी के घर में जन्म लेता है, अगर वो मछली खा रहा है, दारू पी रहा है, तभी भी पंडित जी ही कहलाएगा। हाँ, कथा वो कहने का अधिकार तभी प्राप्त होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई हरिजन के घर का लड़का है और वो पीएचडी कर रखा है ना, तभी भी वो पंडित नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो चमार है। जन्म के आधार पर उसके वर्ण व्यवस्था है, तो भले ही पीएचडी कर रखा हो, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हरिजन ही कहलाएगा। ठीक है, तो अभी वैदिक सभ्यता के स्थलों को हम देखने का प्रयास करेंगे। वैदिक सभ्यता में क्या क्या चीजें हैं, तो वैदिक सभ्यता को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा, आपको समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने जूम कर लिया। अब यहाँ देखिए, वैदिक वैदिक क्या है? वैदिक का मतलब होता है वेद शब्द से निर्मित है। ये वेद शब्द से निर्मित है, वेद शब्द से निर्मित है। अच्छा, वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, यानी वेद पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है वेदों को पढ़िए, भारतीय वेदों को पढ़िए। बहुत सारे विदेशी लोगों ने भारतीय वेदों को पढ़ पढ़ के भारतीय वेदों से इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया कि यहीं के धार्मिक नगरी, धार्मिक रंगों में रंग गए। और बहुत सारे देखेंगे, बहुत सारे विदेशी मथुरा में आकर के राधे और कृष्णा बोलते नजर आएंगे। जाके देखना कभी मथुरा की गलियों में, जहाँ पर आपको बहुत सारे विदेशी राधा कृष्णा करते नजर आएंगे, झूमते नजर आएंगे, क्योंकि इनके भक्ति के रंग में वो सारे रंग गए। ठीक है, तो ये होता है प्रभाव भारतीय संस्कृति का। अब आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता जो है। अब देखिए वैदिक सभ्यता में आर्य, जब वैदिक सभ्यता कर सकते हैं, इसे आर्य सभ्यता कर सकते हैं, क्योंकि आर्य की एंट्री हो जाती है इसमें। इसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहना उचित होगा। यानी वैदिक सभ्यता भी कह सकते हैं, आर्य सभ्यता भी कह सकते हैं। अब इस बात पर भी विवाद है कि आर्य कहाँ से है। इतिहासकारों में इसमें मतभेद है कि सबसे सुटेबल माना जाए आर्य मध्य एशिया से भारत में आए, और इसमें बहुत मतलब इतिहासकारों में विवाद का विषय है। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो क्या था वैदिक सभ्यता और आर्य सभ्यता? भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो धीरे धीरे अपने हांस पर हो रही थी। उसी समय उसके संक्रमण काल में ही वैदिक सभ्यता की शुरुआत होती है। मतलब भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात, यानी सिंधु सभ्यता के बाद विकसित नवीनतम सभ्यता थी वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, आर्य सभ्यता कह सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्की ईंटों में रहने का प्रमाण मिलता है, वहीं आर्य झोपड़ी में बना के रहते थे। हैं, इस बात का भी प्रमाण मिला है। अब यहाँ देखिए,
वेद, वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, यानी आर्यों के बारे में आपको जानना, आर्यों की हिस्ट्री जानना है तो हमें वेद पढ़ना पड़ेगा। वेद के मतलब आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत ये क्या है? वेद, यानी आर्यों के पूरा इसमें आर्यों का डाटा फिट है वेद में। वैदिक साहित्य क्या है? रचना का श्रेय समानता आर्यों को जाता है। वैदिक रचनाओं का श्रेय, यानी वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य के जितने भी प्रमाण मिले वैदिक साहित्य में रचना का श्रेय, वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को ही जाता है। ठीक है। और देखिए अब क्या, इसको भी देख लेते हैं। वैदिक काल दो भागों में डिवाइड कर रखा है ना इन्होंने, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए ये है वैदिक काल, वैदिक काल को मैं पूरा जूम करता हूँ, ठीक ना। ये है वैदिक काल, ये है वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का टाइम क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड, यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में ऋग्वैदिक काल था। तब तक क्या था? तब तक ऋग्वैदिक काल के समय मानव क्या था? कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था आधारित थी। जैसा कर्म करता था उसी आधार पर क्या होता था? उसकी वर्ण व्यवस्था निर्धारित की जाती थी। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर कोई पंडित है, अगर छत्री के घर में, मतलब एक ही घर में क्या होता था ऋग वैदिक काल में, अगर एक ही घर में छत्री हो सकता था, एक ही घर में ब्राह्मण हो सकता था, एक ही घर में क्षुद्र हो सकता था। मतलब वो क्षुद्र का काम करता था तो क्षुद्र कहलाता था, अगर वो लड़ाई का काम करता नहीं क्षत्रियों वाला काम करता क्षत्रिय कहलाएगा, अगर वो मान लीजिए पढ़ा लिखा ज्ञानी है तो पंडित कहलाता था। लेकिन जैसे ऋग्वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है और उत्तर वैदिक काल प्रारंभ होता है, उसमें आर्यों की एंट्री होती है, मतलब मध्य एशिया वाले आर्यों की। और वो आते तो क्या कर देते हैं? पूरा धर्म वेदों में क्या कर सकते हैं, कहें कि मतलब ये वर्ण व्यवस्था को कर्म के आधार पर नहीं जात के आधार पर कर देते हैं। यानी अगर कोई पंडित के घर में लड़का जन्म लिया तो पंडित जी ही कहलाएगा, भले ही वो एक थाली मांस खाता हो, बियर की बोतल डेली पीता हो, शराब पीता हो, गांजा पीता हो, तभी भी वो पंडित जी ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या कर दिए उत्तर वैदिक काल में, लोग वर्ण व्यवस्था को जात के आधार पर बांट दिए, और जात के आधार पर बांटने से समाज में कई तरह की बुराइयां आ जाएंगी। क्योंकि मान लीजिए उस समय के क्षुद्र के घर का लड़का पीएचडी कर रखा है ना, तभी भी वो क्षुद्र ही कहलाएगा, पंडित नहीं कहलाएगा। और यही वर्ण व्यवस्था में बहुत बड़ी कमियां प्रारंभ हो जाएगी। और जब इस तरह की कमियां आएंगी तो अफकोर्स बात है कि समाज में बहुत सारी बुराइयां होगी, बहुत सारी मतलब अराजक तत्व आ जाएंगे। उन अराजक तत्वों को कुचलने के लिए कोई ना कोई अवतार तो आएगा ही। तो देखेंगे जिस जो काम इन्होंने उत्तर वैदिक काल में किया था, उसमें समाज में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए दो धर्म आते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म ने उत्तर वैदिक काल की जो बुराइयां थी उसे दूर करने का पूरा प्रयास किया। किस तरह से प्रयास किया वो आगे देखेंगे कि जैन धर्म बौद्ध धर्म ने किस तरह ऋग वैदिक काल की बुराइयों को दूर करने के लिए कमर कस ली। और देखते ही देखते बौद्ध धर्म क्या हो गया, देखते ही देखते बौद्ध धर्म और जैन धर्म फलता फूलता विकसित होता गया। और बुराइयों से दूर होने के लिए सभी वर्गों के लोग, जो दबे कुचले लोग थे, सबसे ज्यादा क्षुद्र लोग जो थे, जो समाज में उनको सबसे निचला तबका दिया गया था, वो बौद्ध धर्म को ज्वाइन करते गए। और बौद्ध धर्म धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे वो इंटरनेशनल धर्म बन गया है, इंटरनेशनल धर्म वो बन गया बौद्ध धर्म। तो आगे इस चीज को देखेंगे, अभी तो केवल डिटेल एनालिसिस करेंगे आगे, अभी तो केवल ओवरव्यू है। अच्छा, तो इसका टाइम पीरियड क्या रहा? उत्तर वैदिक काल का 1000 वर्ष पूर्व से छ मतलब 1000 वर्ष पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक, इसका टाइम पीरियड 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब आगे देखने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं लड़ाई। लड़ाई किसके? इतिहासकारों के बीच के आपस में विचारों की लड़ाई होगी यहाँ पर। यानी ये इतिहासकारों के बीच में क्या होगा, उनके विचारों का, उनके ज्ञान का यहाँ पर क्या होगा, मुकाबला होगा। एक सत्यवेदी वहां उधर से तो एक इधर से, यानी उनके विचारों के बीच लड़ाई होगी। लड़ाई में कौन जीतता है आज अभी देखते हैं। आप देखिएगा, आप मतलब ये एनालिसिस कीजिए कौन जीत रहा है।
ये क्या है? आर्य। देखिए नोट में देख लीजिए क्या लिखा है। आर्यों के मूल निवास स्थल के मुद्दे पर इतिहासकारों में मतभेद है, यानी घमासान है। इतिहासकारों में यानी आर्यों के मूल निवास के स्थान पर यानी आर्य सबसे पहले कहाँ बसे होंगे, इसमें इतिहासकारों के विचारों में घमासान है, विचारों का घमासान है। उन्हीं घमासान को देखेंगे। यहाँ पर क्या है, एक आता है, अभी देखिए बहुत सारे विद्यमान आएंगे ना, ये देखिए ये है, ये देखिए ये है आर्य, ये सब क्या है, ये आर्य हैं। अभी आर्य कहाँ से आए, इनके विषय में विभिन्न विभिन्न क्या विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने अपने अपने विचार दे रखे हैं। इन विचारों को देखिए कौन क्या बता रहा है और फिर एंजॉय कीजिए इस सेशन को, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इधर कर लो, अच्छा दिख रहा है, चलो। मूल निवास स्थल, मूल निवास स्थल यानी आर्य मूल निवासी कहाँ के थे और विद्यमान ये क्या कर रहे हैं। एक विद्वान कहते हैं कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र में ही उनका मूल निवास था आर्यों का। ये कौन कर रहे हैं, एक इतिहासकार हैं एल डी काल्क कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र था। ठीक है, एक इतिहासकार आते हैं इस आर्यों के स्थल के बारे में बात करने, तो वो क्या कहते हैं, उनका नाम क्या है, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश, एक इतिहासकार आते हैं वो कहते हैं ब्रह्मर्षि देश ही आर्यों का मूल निवास है। तो ये कहते कौन है कि ब्रह्मर्षि देश ही आर्यों का मूल निवास है, ये कहते हैं पंडित गंगानाथ झा। पंडित गंगानाथ झा ने क्या कहा, महर्षि देश ही आर्यों का मूल निवास है। नाम में क्या लगा है, पंडित जी पक्ष ले रहे हो क्या आर्यों का, ऐसा नहीं लगता आपको। इतिहासकार भाई इतिहासकार के विचार है, मैं नहीं कहता, मैं तो मजाक कर रहा था। और क्या है, ये सप्त सैधव प्रदेश, सप्त सैधव प्रदेश ये आर्यों के बारे में एक स्थल है। ये भी इतिहासकार कहते हैं सप्त सैधव प्रदेश इनका मूल निवास है। ये कौन कहते हैं, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता ही इनका मूल स्थान रही होगी, उसी में डेवलप करके रहे होंगे। लेकिन भाई साहब ठीक है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन ये प्रमाण मिलता है कि आर्य लोग जो वैदिक काल सभ्यता थी, ये लोग पक्के ईंटों के घरों में नहीं रहते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पक्के ईंटों के मकान में रहते थे। तो ये तो बाउंस बैक हो जा रहा है। तो आपका विचार हमारी तरफ से तो उतना सर्टिफाई नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इतिहासकार हैं तो आपकी विचारों को मानना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी महानता को हम प्रणाम करते हैं। अच्छा, फिर आते हैं आर्य का एक आर्यों के बारे में एक स्थान है वेदिका प्रदेश, नहीं देविका प्रदेश, मुल्तान जो है देविका प्रदेश, यानी आर्यों का मूल निवास देविका प्रदेश मुल्तान था। एक इतिहासकार ये कहते हैं, वो कौन इतिहासकार हैं, डी.एस. त्रिवेदी ने कहते हैं कि देविका प्रदेश जो मुल्तान है वही आर्यों का मूल निवास है। अच्छा ठीक है, आपका भी कहना ठीक है, आप इतिहासकार हो, आप पीएचडी कर रखे हो तो मानना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे आप जैसे पीएचडी कर रखे हो ना, तो सबको भी देखना पड़ेगा, उसमें कौन बेटर कर रहा है उसे देखना पड़ेगा। एक है आर्य कर रहे हैं दक्षिणी रूस से आए, एक इतिहासकार कर रहे हैं कि आर्य जो है थे ना वो दक्षिणी रूस से आए, ठीक ना। तो आप कैसे, तो कौन कर रहे हैं कि दक्षिणी रूस से, इतिहासकार का नाम क्या, तो गार्डन चाइल्ड विदेशी जान पड़ता है, नाम में ही ऐसे चाइल्ड फाइल लगाए हैं सब, गार्डन चाइल्ड यानी दक्षिण रूस से आए हैं, ये कहते हैं। अच्छा, अब भी इतिहासकार हो, मानना पड़ेगा, आपके विचारों का सम्मान करते हैं हम। अच्छा, अब एक इतिहास जिसको हम ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, बहुत सारे लोग इसी पे सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से आए। ये मतलब इसी पर ज्यादा लोग संतुष्ट होते हैं, मध्य एशिया वाले विचार पे। अच्छा, मध्य एशिया से ये कौन विचार कहे, मतलब इनका किनका विचार है, मैक्स मूलर इसे एकदम, आर्य कहाँ से आए, मध्य एशिया से। मैक्स मूलर ने कहा, इसे एकदम इसे याद रखिए, पूछ सकता है मध्य एशिया से, आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया से, किसने कहा, मैक्स मूलर।
अच्छा, फिर एक स्थल है आर्यों के बारे में कहा जाए, उत्तरी ध्रुव, यानी एक इतिहासकार है ना, वो कहते आर्य लोग जो थे ना वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। अच्छा, आपका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम था पंडित बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक। ये क्या थे? पंडित बाल गंगाधर तिलक बहुत ही साहसी थे। इनकी चटाई और पेन से इतिहास का मतलब अंग्रेज डर गए थे। ये चटाई पर बैठ के अपने कलम से ही इतिहासकार अंग्रेजी ब्रिटिश शासन के खिलाफ लेख लिखते रहे। उसे लेख को समाज में बांटते थे और समाज को जागरूक करने का कार्य करते थे। इतिहासकार कहते थे पंडित बाल गंगाधर तिलक जी, आप अपनी पेन को रोक दीजिए, अपनी चटाइयों को यहाँ से ले लीजिए और सीधे इंग्लैंड में आपको शिफ्ट करते हैं, आपको गाड़ी बंगला फ्लैट सब मिलेगा। लेकिन उसे पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ठुकरार देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लेख लिखते जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं हमें आज़ादी से न कम चाहिए न ज़्यादा चाहिए, मुझे सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। और आज़ादी मिलती 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है भारत। ऐसे क्रांतिकारी भावनाओं को मेरा प्रणाम है। फिर क्या है? आर्य, देखिए फिर आ जाते हैं आर्य के बारे में एक और विचार है। एक इतिहास करते हैं जी, आर्य जो लोग है ना ये तिब्बत से आए, यानी इनका मूल निवास स्थान तिब्बत है। अच्छा, ये कौन इतिहासकार कर रहे हैं? उनका नाम क्या था? उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बहुत ही है, स्वामी विवेकानंद का गुरु कहे जाते हैं दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी नहीं, रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु हैं, सॉरी, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस है। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये आनंद मठ है ना, जो वहाँ से आनंद मठ से लिया गया है, वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। तो तिब्बत से आए थे ये कहते, बंकिम चटर्जी ने कहते हैं आर्य मध्य एशिया नहीं तिब्बत से आए थे। अच्छा, और एक इतिहासकार है वो कहते हैं नहीं जी ये सब गलत है, मेरा सही है। सुनो भाई, ये कहते आर्य जो थे ना ये जर्मनी से आए थे। देखो देखो कितना कितना विचार दे रहे हैं, यानी इतिहासकारों के विचारों में ही मतभेद है, घमासान है। उन घमासान को देखिए और एनालिसिस कीजिए, सबसे सटीक स्थान कहाँ हो सकता है। एक एक जर्मनी से कर रहे हैं जी, आर्य जो है जर्मनी से आए हैं। अच्छा, जर्मनी से आए हैं, ये किस इतिहासकार का विचार है? तो हर्ट एवं पेंका, ये नाम ही बहुत टेंका यार, ये नाम क्या है? हर्ट एवं पेंका कहते हैं कि आर्य जो है ना वो जर्मनी से आए। अच्छा ठीक है, फिर एक इतिहासकार आते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गाइल्स कहते हैं जो आर्य लोग थे ना वो जर्मनी से नहीं ये सब बेकार करे, आर्य जो है ना वो आए थे हंगरी से। अच्छा लो, ये भाई साहब करें, ये मतलब सर कहेंगे इन्हें क्योंकि ये पीएचडी कर रखे। देखिए आर्य जो आए वो हंगरी से आए हैं, हंगरी से आए। ये किस इतिहासकार का विचार है? इनका है गाइल्स गाइल्स का विचार है। यानी गाइल्स सर कहते हैं कि जो इतिहास का जो आर्य थे ना वो हंगरी, उनका मूल निवास स्थान हंगरी। ठीक है, आपके विचारों को भी सम्मान करते हैं हम। तो हमने क्या देखा? अभी हमने इतिहासकारों के बारे में जो आर्यों को लेकर मतभेद है उस चीज को हमने देखने का पूरा प्रयास किया है कि किस तरह इतिहासकारों के विचारों में मतभेद है कि आर्य कहाँ से आए। लेकिन सबसे सटीक जो माना जाता है ना ये वाले विचार को ज्यादा लोग इससे सेटिस्फाइड हैं। जो आर्य जो आए ना वो मध्य एशिया से आए और एक इनका विचार है मैक्स मुलर का, इस विचार से लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। बाकी और सारे विचार हैं, आप किससे सेटिस्फाइड होंगे मुझे नहीं पता। काफी लोग इसी से मध्य एशिया से आ रहे थे, मैक्स मुलर का विचार, इसी से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हैं। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आप बने रहिए। देखिए पिछली वीडियो जितनी भी है वो बहुत कमाल की है, आपको 100% समझ में आएगा, उसे देखिए। तो अगर इतिहास पूछा जाता है कहीं से भी किसी भी एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे एकेडमिक तैयारी करते हैं, अगर उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो उनके लिए भी वरदान से कम साबित नहीं होगी हमारी क्लास। करके तो देखो। हाँ, अगर आपको क्लास समझ में आए, अच्छी आती हो तो शेयर भी करना, बाकी क्या करना है मुझे नहीं पता। आप चल रहे हैं, जय हिंद।